ये कहानी एक घमंडी राजकुमारी की है जो पुरुषों से बेहद नफरत करती थी। राजकुमारी यास्मीन बहुत खूबसूरत थी और बादशाह की इकलौती बेटी थी। इसलिए राजकुमारी यास्मीन सोचती थी कि कोई पुरुष उसे छू भी न पाए, क्योंकि उसके जैसी खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं है। राजकुमारी पुरुषों से इतनी नफरत करती थी कि अगर कोई पुरुष उसके महल के पास से भी गुजरता तो वो उसे मौत की सजा सुना देती थी। राजकुमारी यास्मीन अपने पिता बादशाह सलामत से भी बहुत कम मिलती थी। राजकुमारी घमंडी होने के साथ साथ बहुत सख्त दिल और बेरहम भी थी। जिसे चाहती उसे तुरंत मौत की सजा सुना देती थी। मगर दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ जो राजकुमारी के गुमान में भी नहीं था। हुआ यूं कि राजकुमारी के महल में रात के समय एक गरीब सौदागर का बेटा औरत जैसा भेष बनाकर घुस गया। फिर वो राजकुमारी के कमरे तक पहुंच गया। फिर राजकुमारी के साथ उसने जो किया, जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। फिर किस तरह एक बोलने वाले तोते ने राजकुमारी को उस सौदागर के बेटे के साथ शादी करने पर राजी कर लिया। दोस्तों, कहानी बहुत ही मजेदार है। मुझे यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। मगर हां, कहानी को पूरी सुनने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब इस मजेदार कहानी को शुरू करते हैं। पुराने जमाने की बात है। मुल्क एजरिस्तान में एक बादशाह की हुकूमत थी, जिसका नाम बादशाह हकीमुद्दीन था। मुल्क जरिस्तान में हर तरफ खुशहाली थी। बादशाह का एक बेटा था, जिसका नाम शहजादा आलमगीर था, जो देखने में बड़ा खूबसूरत था। शहजादा आलमगीर काफी हमदर्द था और गरीबों का ख्याल रखता था। लोग उसे दुआएं देते थे, लेकिन इसके साथ साथ वो बहुत जिद्दी भी था। बादशाह के वजीर का भी एक बेटा था, जिसका नाम दानिश था। वजीर का बेटा दानिश और शहजादा आलमगीर आपस में दोस्त थे। शहजादे के लिए बड़े बड़े मुल्कों की राजकुमारियों के रिश्ते आते थे, लेकिन उसे कोई राजकुमारी पसंद नहीं आती थी और वो शादी से इनकार कर देता था। एक दिन बादशाह का दरबार लगा हुआ था। दूर दूर के सौदागर अपना सामान लेकर वहां आए थे, ताकि बादशाह उनसे कुछ सामान खरीद सके। जब बादशाह ने सब सौदागरों का सामान देख लिया और जो खरीदना था वो खरीद लिया, तो आखिर में एक बूढ़ा सौदागर आगे बढ़ा। वो जो सामान लाया था वह दिखाया। बूढ़े सौदागर के पास एक फ्रेम भी था। शहजादे ने सौदागर से कहा, "यह क्या है?" तो सौदागर परेशान हो गया और फ्रेम को छुपाने लगा कि कोई खास चीज नहीं है। लेकिन शहजादा बोला, "नहीं, वह दिखाओ।" सौदागर ने कांपते हाथों के साथ उसे वो फ्रेम दे दिया। उसमें एक लड़की की तस्वीर बनी हुई थी, जिसे देखकर शहजादा हैरान रह गया, क्योंकि वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। शहजादे ने पूछा, "ये लड़की कौन है?" तो सौदागर बोला, "ये मुल्क रूम की राजकुमारी है। बड़े बड़े मुल्क के शहजादे इसे शादी के लिए संदेश भेजते रहते हैं, लेकिन इसे कोई पसंद नहीं आता और राजकुमारी पुरुषों से बहुत नफरत करती है।" शहजादे ने वो तस्वीर बूढ़े सौदागर से खरीद ली और जाकर अपनी मां मल्लिका साहिबा को दिखाई, तो मल्लिका को भी वो लड़की पसंद आ गई। शहजादा आलमगीर बहुत राजकुमारियों का रिश्ता ठुकरा चुका था, क्योंकि उसे कोई पसंद नहीं आता था। शहजादा आलमगीर अपनी मां से कहने लगा, "अम्मी हुजूर, अगर मैं शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा, वरना मैं कभी शादी ही नहीं करूंगा।" मल्लिका साहिबा ने सारी बात बादशाह को बताई कि शहजादा क्या चाहता है। चुनांचे बादशाह ने शहजादा आलमगीर के रिश्ते के लिए मुल्क रूम के बादशाह के पास खत भेजा, लेकिन वो खत कुछ दिन के बाद नाकाम वापस लौट आया। ये सुनकर शहजादा बोला, "क्यों ना मैं उस राजकुमारी के मुल्क में जाऊं और उसे शादी के लिए मनाऊं।" शहजादा आलमगीर बहुत जिद करने लगा। आखिरकार बादशाह मान गया और शहजादा सौदागर का भेष बदलकर अपने दोस्त यानी वजीर के बेटे दानिश को साथ लेकर मुल्क रूम की तरफ चल दिया और आखिरकार उस मुल्क में पहुंच गया। वो लोग धीरे धीरे चलते हुए बाजार से गुजर रहे थे कि अचानक शहजादे की नजरें एक परिंदा बेचने वाले पर पड़ी, जिसके पास पिंजरे में हर किस्म के परिंदे
और तोते मौजूद थे। शहजादा परिंदों से बेहद मोहब्बत करता था। वो परिंदे खरीदने के लिए रुक गया और उतरकर परिंदे वाले के पास गया। वहां जाकर उसने देखा तो उसे एक बोलने वाला तोता नजर आया। शहजादे ने भारी कीमत देकर वो तोता खरीद लिया। तोते ने अपना नाम हीरामन तोता बताया था। शहजादे ने तोते से पूछा, हीरामन तोते मियां, क्या तुम्हें पिंजरे से निकाल दूं? हीरामन तोता कहने लगा, हां, मुझे पिंजरे से निकाल दीजिए और बेफिक्र रहिए। मैं पूरी जिंदगी आपके साथ रहूंगा। शहजादे ने पिंजरे का दरवाजा खोला और तोता पिंजरे से बाहर निकलकर शहजादे के कंधे पर बैठ गया और बोला, शुक्रिया, आपने मुझ पर एतमाद करके मुझे खरीद लिया। फिर जल्द ही वो दोनों सराय में पहुंच गए। लेकिन सराय पहुंचने से पहले उन्होंने एक मकान के सौदागर से बात करके राजकुमारी के महल के करीब एक महल खरीद लिया था। शहजादा और वजीर का बेटा दानिश दोनों काफी थके हुए थे, इसलिए वो दोनों जाते ही बिस्तर पर लेट गए। मगर शहजादा आलमगीर अजीब बेचैनी में था। हीरामन तोता भी उनके करीब ही खामोश बैठा था। तोते ने शहजादे को खामोश और उदास देखकर कहा, अगर बुरा न मानो तो एक बात पूछूं। मुझे आप बहुत बेचैन लग रहे हैं। क्या बात है, बताओ मुझे। मैं जहां तक हो सकेगा मैं मदद करने की कोशिश करूंगा। हीरामन तोते ने ये सब फिक्रमंद लहजे में कहा। शहजादा आलमगीर पहले तो कुछ देर सोच में डूबा रहा, फिर बोल पड़ा, मैं एक बात सोच रहा हूं, मगर इसके साथ ये भी ख्याल आता है कि तुमसे कहूं या न कहूं, मगर मैं कहने से मना करके तुम्हारा दिल भी नहीं तोड़ना चाहता। दरअसल मैं मुल्क जरिस्तान का शहजादा आलमगीर हूं और ये मेरा दोस्त और साथी वजीर का बेटा दानिश है। मैंने एक सौदागर के पास यहां की राजकुमारी यास्मीन की तस्वीर देखी तो उसको दिल दे बैठा। मेरे अब्बा हुजूर ने राजकुमारी यास्मीन के लिए रिश्ता भेजा, मगर इनकार हुआ क्योंकि राजकुमारी को पुरुषों से सख्त नफरत है। लेकिन मैं दानिश को साथ लेकर यहां आ गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। फिलहाल तो फूल महल जहां राजकुमारी यास्मीन रहती है उसके सामने एक महल ले लिया है। कम से कम इस महल को तो देखता रहूंगा जिसमें राजकुमारी यास्मीन रहती है। शहजादे ने तोते को सारी बात विस्तार से बताई। तोता बोला, मैं आपका दर्द समझता हूं शहजादे। आप अगर इजाजत दें तो मैं भी कोशिश करूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं जल्द ही राजकुमारी यास्मीन को राजी कर लूंगा। शहजादा बोला, अगर ऐसा हो जाए तो मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। इसके बाद हीरामन तोता उड़कर बाहर निकल गया और शहजादा अनजाने में मुस्कुरा दिया। शहजादा आलमगीर के दिल को न जाने क्यों यकीन सा आ गया था कि हीरामन तोता जरूर राजकुमारी को राजी कर लेगा। उधर राजकुमारी यास्मीन आज सुबह जब सैर के लिए फूल महल के करीब बाग में निकली तो वो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो बाग के खूबसूरत नजारे देख ही रही थी कि अचानक उसके कानों में एक आवाज पड़ी, सुबह का सलाम हो राजकुमारी साहिबा। आवाज मर्दाना लगती थी, मगर लहजा बहुत प्यारा और दिलकश था। राजकुमारी के कानों में जैसे ही अल्फाज पड़े वो बुरी तरह उछल पड़ी और फिर जैसे ही उसे एहसास हुआ कि लहजा मर्दाना था, गुस्से से इसका सफेद रंग बहुत ज्यादा सुर्ख हो गया। आंखों से जैसे शोले निकलने लगे। कौन हो तुम और हमारे महल में आने की तुमने जुर्रत कैसे की? राजकुमारी ने बड़े गुस्से में डांट कर कहा। आवाज देने वाला नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जिस तरफ से आवाज आ रही थी वो दरख्त बेहद घने थे, इसलिए उसने सोचा कि वो शख्स जरूर इन दरख्तों के पीछे छुपा हुआ है। बगैर इजाजत के महल में आने की माफी चाहता हूं, मगर हमें आपके महल में आने से कौन रोक सकता है? वही दिलकश आवाज दोबारा सुनाई दी और राजकुमारी इसकी हिम्मत और गुस्ताखी पर हैरान रह गई। तुम कौन हो? सामने आओ वरना मैं कनीज को बुलाती हूं। तुम्हें इल्म नहीं कि हमारे महल के करीब आने वाले मर्द को कत्ल कर दिया जाता है। राजकुमारी के गुस्से की अब इम्तिहान आ रही। तोता बोला, आपको देखने के बाद भला किसको अपनी जिंदगी अच्छी लगती है?
राजकुमारी का गुस्से के मारे बुरा हाल हो गया। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गुस्ताख कौन है और ये पहरेदार की नजर से बचकर अंदर दाखिल होने में कैसे कामयाब हो गया। इसने कनीज को बुलवाने के लिए ताली बजाने के लिए हाथ उठाए ही थे कि अचानक दरख्तों में फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी और दूसरे ही लम्हे एक खूबसूरत तोता उड़कर राजकुमारी के सामने दरख्त पर आकर बैठ गया। राजकुमारी बड़ी हैरान हुई। तोते ने कहा, मैं हाजिर हो गया हूं राजकुमारी साहिबा। और राजकुमारी हैरत के मारे उछल पड़ी। अब उसे मालूम हुआ कि अब तक इससे बातें करने वाला तोता ही था। इतने खूबसूरत तोते को इस तरह साफ आवाज में बातें करते देखकर वो खुश हुई। राजकुमारी ने बड़ी हैरानी से कहा, ये तुम थे मियां मिट्ठू। कमाल है, तुम बड़ी खूबसूरत बातें करते हो। तुम्हें ये बातें किसने सिखाई है? हीरामन तोते ने जवाब दिया, मेरा नाम मियां मिट्ठू नहीं बल्कि हीरामन तोता है और इंसानों की तरह बातें करना मैंने बचपन ही से सीखा है। राजकुमारी यास्मीन मुस्कुराने लगी और बोली, तुम्हारा नाम भी तुम्हारी तरह बेहद खूबसूरत है। क्या तुम हमारे पास रहोगे? तोता बोला, नहीं राजकुमारी, मेरा हकदार एक सौदागर का बेटा है। राजकुमारी बोली, सौदागर का बेटा कौन है? इसका क्या नाम है? हम बादशाह सलामत से कहकर तुम्हें इससे अपने लिए मांगेंगे। तोता बोला, नहीं राजकुमारी साहिबा, मैं अपने मालिक से बेहद मोहब्बत करता हूं। वो है ही बेहद खूबसूरत, इतना खूबसूरत जितनी आप है। वैसे अगर आप इजाजत दें तो मैं आपके पास आता रहूंगा। राजकुमारी बोली, अच्छा तोते मियां, जैसे तुम्हारी खुशी, बहरहाल तुम वादा करो कि मेरे पास जरूर आते रहोगे। तोता बोला, मैं वादा तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मालिक को पता लग गया तो मुझे जान से मार डालेगा। राजकुमारी बोली, वो क्यों, उसे क्या ऐतराज हो सकता है? तोता कहने लगा, राजकुमारी साहिबा, वो औरतों से बेहद नफरत करता है, इतनी नफरत कि इनका नाम भी सुनना गवारा नहीं करता। और फिर आप भी एक औरत है, चाहे राजकुमारी ही क्यों न हो। अगर उसे मालूम हो गया कि मैंने एक औरत से बातें की हैं तो वो मुझे जान से मार डालेगा। राजकुमारी हैरान होकर बोली, औरतों से नफरत करता है? क्यों? तोते ने उसे इधर उधर की बातें बताकर समझा दिया कि वो औरतों से क्यों नफरत करता है। राजकुमारी बोली, इसकी मजाल कि वो हमारे मुकाबले में अपने आप को ज्यादा खूबसूरत समझे और औरत जात को जिद्दी और बेवफा कहे। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तोते का काम हो चुका था। उसने कहा, राजकुमारी साहिबा, सौदागर मेरा इंतजार करता होगा, मैं चलता हूं। और फिर हीरामन तोता फुर से उड़ गया। राजकुमारी के मन में अभी तक तोते की बातें गूंज रही थी। वो सोच रही थी कि ऐसा कौन सा सौदागर का बेटा होगा जो अपने आप को सबसे ज्यादा खूबसूरत समझता है। क्या वाकई वो बेहद खूबसूरत होगा? वो औरतों से सख्त नफरत भी करता है। यही सोचती हुई वो अपने कमरे में आ गई। राजकुमारी अपने बिस्तर पर लेट गई और हीरामन तोते और उसकी बातों के बारे में सोचने लगी। अचानक उसे ख्याल आया कि वो खुद भी तो पुरुषों से नफरत करती है। इस तरह वो सौदागर का बेटा भी बेइंतहा खूबसूरत होगा, तभी तो वो औरतों से नफरत करता है। अब राजकुमारी के दिल में उस सौदागर के बेटे को देखने की ख्वाहिश पैदा हुई, मगर दूसरे लम्हे राजकुमारी ने इस ख्याल को झटक दिया। ये उसके नजरिए के खिलाफ था। वो उठकर बैठ गई। उसे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था कि वो क्यों एक तोते की बातों में आकर अपने ख्यालात बदलने लगी। चुनांचे उसने तमाम ख्यालात झटक कर कनीज को गुस्ल के लिए बुलाया और फिर वो कनीज के साथ गुसल खाने की तरफ चल पड़ी। उधर शहजादे का दोस्त वजीर का बेटा दानिश घोड़े पर सवार होकर वजीर आजम के महल की तरफ चल पड़ा। वो रास्ते में वजीर की बेटी गुलनार से मिलने की तरकीब सोचता जा रहा था, मगर उसे कोई तरकीब समझ में नहीं आ रही थी। अचानक उसके मन में एक तरकीब आ गई। इसने घोड़ा मोड़ा और वापस इस महल की तरफ चल पड़ा जहां आज सुबह सराय से मुंतकिल हुए थे। इस महल का नाम गुलाब महल था क्योंकि इसके बाग में हर जगह रंगारंग और किस्म किस्म के गुलाब खिले हुए थे। रास्ते में वजीर जादे ने एक दुकान से एक खूबसूरत जनाना जोड़ा खरीदा और फिर
वो गुलाब महल में पहुंच गया। शहजादा कहीं गया हुआ था। वजीरजादे ने अंदर जाकर अपने मर्दाना कपड़ों की परत जनाना कपड़े पहने। मूछें और दाढ़ी तो उसने पहले नहीं रखी थी, इसीलिए जनाना कपड़े पहनने के बाद वो एक खूबसूरत औरत मालूम होने लगा। इसने बड़े तरीके से दुपट्टा ओढ़ा और फिर तलवार कमर से लगाकर वो गुलाब महल से बाहर निकला और फिर घोड़े पर सवार होकर एक सिपाही औरत की तरह वजीराम के महल की तरफ चल पड़ा। ये वजीर राजकुमारी यास्मीन के बाप का वजीर था। जो वजीर के महल के पास पहुंचा तो दरबान ने उसे रोक लिया। दानिश ने कहा, मुझे राजकुमारी यास्मीन ने वजीरजादी गुलनार के पास भेजा है, एक जरूरी संदेश है। दानिश ने औरतों जैसा आवाज बनाते हुए कहा और दरबारियों ने उसे अंदर जाने की इजाजत दे दी। एक कनीज लेकर वजीरजादी गुलनार की तरफ चल पड़ी। वो महल के अंदर से होता हुआ जल्द ही वजीरजादी तक पहुंच गया। वजीरजादी गुलनार उस वक्त अपने बाग में कनीज के साथ मौजूद थी। कनीज उसे वहां ले गई। वजीरजादी अजनबी औरत को देखकर खड़ी हो गई और पूछा, ये कौन है? कनीज ने बताया, इसे राजकुमारी यास्मीन ने आपके पास भेजा है, कोई जरूरी संदेश लेकर आई है। गुलनार बोली, बताओ क्या बात है? दानिश, जो इस वक्त औरत की तरह बना हुआ था, उसने कहा, एक जरूरी संदेश है वजीरजादी, और ये संदेश मैं आपको अकेले में बताऊंगी। वजीरजादी ने कनीज को इशारा किया और तमाम कनीज खामोशी से उठकर दूसरी जानिब चली गई। अब बाग में वजीर की बेटी गुलनार और दानिश अकेले रह गए थे। दानिश वजीर गुलनार को देखते ही उसको दिल दे बैठा था। उसे वजीर की बेटी गुलनार बेहद पसंद आई थी। अब वो सोच रहा था कि काश वो उसे मर्दाना लिबास में मिला होता। इधर वजीर की बेटी गुलनार को भी ये औरत बहुत अच्छी लगी। वजीरजादी ने ताज्जुब से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा नाम क्या है? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी राजकुमारी यास्मीन के पास नहीं देखा। क्या तुम नई आई हो? हाँ, मैं वाकई नई आई हूं। वैसे वजीरजादी, आप बेहद खूबसूरत है। दानिश के मुंह से अनजाने में निकल गया। वजीर की बेटी ने मुस्कुराते हुए सवाल किया, क्या मैं राजकुमारी यास्मीन से ज्यादा खूबसूरत हूं? दानिश ने इसकी ओर तारीफ करते हुए कहा, राजकुमारी यास्मीन खूबसूरत है, मगर ऐसी खूबसूरती किस काम की जो कोई देख न सके। मेरी नजर में आप उनसे ज्यादा खूबसूरत है। और वजीरजादी भी सोच रही थी, ये नौजवान औरत उसे क्यों अच्छी लग रही है। वो सोच रही थी कि काश ये औरत न होती, मर्द होती तो बहुत खूबसूरत नौजवान होता। क्या संदेश है? अब बोली। वजीर की बेटी को अचानक राजकुमारी यास्मीन के संदेश का ख्याल आ गया। दानिश ने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या हमें कोई नहीं देख रहा? गुलनार बोली, नहीं, यहां कोई नहीं है और बगैर इजाजत के कोई नहीं आएगा। दानिश अपनी असली आवाज में कहने लगा, राजकुमारी यास्मीन का नाम तो मैंने सिर्फ आपसे मिलने के लिए इस्तेमाल किया था। वजीरजादी साहिबा, मैं इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। मुझे तो आपकी कशिश यहां तक खींच लाई है। अब आपकी मर्जी, चाहे मुझे कत्ल करा दे या छोड़ दे। ये सुनकर वजीरजादी हैरत से उछल पड़ी, क्योंकि आवाज मर्दाना थी। और फिर दानिश ने बड़ी फुर्ती से अपने औरतों वाले कपड़े उतार दिए। अब वो मर्दाना लिबास में एक खूबसूरत नौजवान के रूप में था। वजीरजादी गुलनार हैरत और एक टक उसे देख रही थी। पहली नजर में उसे ये नौजवान बेहद पसंद आया था और वो उसकी अक्लमंदी और बहादुरी पर दिल ही दिल में दाद दे रही थी। गुलनार बोली, जल्दी से औरतों वाले कपड़े पहन लो, अगर किसी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। दानिश ने बड़ी फुर्ती से दोबारा औरतें वाले कपड़े पहन लिए। गुलनार उसे कमरे में ले आई और कहा, हाँ, अब बतलाओ कि तुम कौन हो और तुमने इतनी हिम्मत क्यों की? क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे एक इशारे पर तुम्हें कत्ल किया जा सकता है? वो गुस्सा दिखा रही थी, मगर दानिश समझ गया था कि वजीरजादी भी उसे पसंद करने लगी है, वरना जाहिर है वो उसे खासतौर पर अपने कमरे में क्यों ले आती, वही सजा दे देती। दानिश बोला, वजीरजादी साहिबा, इश्क में हिम्मत के बगैर काम नहीं चलता, इसलिए मैंने हिम्मत कर ली, यानी तुम्हें देख लिया।
अब आपकी मर्जी, आप मुझे कत्ल करा दें, चाहे मेरा हाथ थाम ले। ये सुनकर गुलनार बोली, हम तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानते कि तुम कौन हो और कहां के रहने वाले हो, किस खानदान से ताल्लुक रखते हो। दानिश बोला, अच्छा तो सुनो, मेरा नाम दानिश है। मैं मुल्क जरिस्तान के वजीर आजम का इकलौता लड़का हूं। मैं और मेरा दोस्त शहजादा आलमगीर यहां पर घूमने के लिए आए हुए हैं। इसके बाद काफी देर तक वो बातें करने लगे। जब बातें खत्म हुई तो दानिश कहने लगा, अच्छा अब मुझे इजाजत दें और ये बतलाए कि आइंदा मिलने की क्या सूरत होगी। मैं तो आपके बगैर दिन रात तड़पता रहूंगा। गुलनार बोली, आप इसी लिबास में रोज आया करें। दानिश बोला, मैं तो रोज आया करूंगा, मगर एक बार तुम भी तो गरीब खाने पर आओ। गुलनार बोली, मैं भला कैसे आ सकती हूं? दानिश बोला, हमारा महल राजकुमारी यास्मीन के महल के करीब है। इसका नाम गुलाब महल है। आप जब राजकुमारी यास्मीन के पास जाने लगे तो हमारी तरफ भी चंद लम्हों के लिए आ जाया करें। बहाना कर दिया करें कि एक सहेली से मिलना है। दानिश की बातें सुनकर गुलनार मुस्कुरा दी और बोली, अच्छा ठीक है, मैं कल सुबह राजकुमारी यास्मीन के पास जाऊंगी तो रास्ते में आपके पास भी होती जाऊंगी। बस अब तो आप खुश हैं। दानिश ने कहा, शुक्रिया वजीर जादी, मैं जिंदगी भर आपका एहसानमंद रहूंगा। वजीर जादी ने उठकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, आप मुझे वजीर जादी न कहा करें, सिर्फ गुलनार कहा करें। फिर वजीर जादी उसे अपने साथ लेकर महल के बाहर तक छोड़ आई और दानिश घोड़े पर सवार होकर वापस गुलाब महल की तरफ चल पड़ा। शहजादा शहर की सैर करके वापस गुलाब महल पहुंच चुका था। वो राजकुमारी यास्मीन की तस्वीर हाथ में लेकर महल के बाग में बैठा था और तस्वीर के साथ बातें कर रहा था। इसकी बातों से ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो असल राजकुमारी से बातें कर रहा हो। इससे पता चलता था कि वो राजकुमारी के इश्क में कितना डूब चुका है। हीरामन तोता इसी बीच वापस आकर उसके करीब बैठ गया, मगर शहजादे को पता भी न चला और वो इसी तरह तस्वीर से बातों में मशगूल रहा। हीरामन तोता शहजादे को इस हाल में देखकर हंस दिया और उसकी हंसी की आवाज सुनकर शहजादा चौंक कर उसने जब तोते को करीब बैठे देखा तो मुस्कुराकर पूछने लगा, तोते मियां कब आए? हमें तो तुम्हारे आने का पता ही नहीं चला। तोता बोला, आप राजकुमारी यास्मीन की तस्वीर से बातें करने में इतने मशरूफ थे कि आपको इल्म ही नहीं हुआ। शहजादा बोला, तोते मियां, अब तो यही एक तस्वीर हमारे पास है जिससे हम दिल बहला सकते हैं। असल राजकुमारी तो शायद हमें कभी सूरत भी न दिखाए। शहजादा तोते से बोला, तुम राजकुमारी से मिलने गए थे, क्या उसे तुमने देखा? तोता बोला, हां, राजकुमारी न सिर्फ देखा बल्कि उससे बातें भी की। आप फिक्र न करें शहजादे, वो दिन भी जल्द आएगा जब राजकुमारी यास्मीन से मिलेंगे और उनसे बातें भी करेंगे। हीरामन तोते ने इसकी हिम्मत बांधते हुए कहा। शहजादा खुशी से उछल पड़ा और तोते से बोला, अच्छा ये बतलाओ, राजकुमारी तुम्हें पसंद आई क्या? तोता बोला, शहजादे आपका इंतखाब लाजवाब है। इतने में दानिश औरतों वाले कपड़े पहनकर महल में दाखिल हो गया। शहजादे ने उसे देखा तो बोला, दानिश तुम, और इस लिबास में मैं ये क्या देख रहा हूं? दानिश ने बताया कि मैंने अपने मंसूबे के मुताबिक काम किया है और फिर गुलनार से मिलने का सारा माजरा शहजादे को बता दिया। शहजादा ये सुनकर खुश हो गया। उधर राजकुमारी यास्मीन सैर करने बाग में आ गई। आज उसने खासतौर पर अपनी कनीज को हुक्म दिया था कि वो बाग के नजदीक न आए और वो अकेले ही सैर करेगी। इसको हीरामन तोते का इंतजार था। उसे तोते की बातें बेहद पसंद आई थी और एक बात तो उसके मन में जम गई थी कि तोते का मालिक सौदागर का बेटा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है और औरतों से सख्त नफरत करता है। राजकुमारी यास्मीन के लिए ये एक नई बात थी। तोते ने ये बात करके एक नया मसला पैदा कर दिया था। ये इसके हुस्न की तौहीन थी और अपने हुस्न की तौहीन वो कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ऐसा करना उसके लिए नामुमकिन था। फिर इसके दिल में जज्बा भी पैदा हुआ कि वो सौदागर के बेटे को खुद देखे
कि क्या वो वाकई इतना हसीन है। मगर मसला ये था कि वो उसे देखे कैसे। पुरुषों को न देखने का कानून उसने खुद बनाया था। वो इस कानून को कैसे तोड़े, और कानून तोड़े भी तो ये क्या जरूरी है कि हीरामन तोते ने जो कुछ कहा वो सच है। और फिर वो सौदागर का बेटा औरतों से नफरत करता है। वो क्यों अपने आप को देखने देगा, जबकि वो खुद मर्द से सख्त नफरत करती है और ये नहीं चाहती कि किसी मर्द की इस पर नजर पड़े। अभी वो सैर करने के साथ साथ इसी उधेड़बुन में मशरूफ थी कि हीरामन तोते की आवाज उसके कानों में पड़ी। मैं हीरामन तोता राजकुमारी की खिदमत में सुबह का सलाम करता हूं। राजकुमारी आवाज सुनकर चौंक पड़ी। इसके चेहरे पर खुशी के आसार फैल गए। अरे तोते मियां, तुम आ गए। पता है तोते मियां, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम और तुम्हारी आवाज मुझे बहुत पसंद आई। काश तुम मेरे पास ही रहते। राजकुमारी ने मुस्कुराते हुए हीरामन तोते से ये सब कहा। हीरामन तोते ने जवाब दिया, मुझे भी बड़ी खुशी हुई राजकुमारी, मगर मुझे खरीदने वाला शख्स औरतों से नफरत करता है। काश वो औरतों से नफरत न करता तो अच्छा था। राजकुमारी ने तोते से सवाल किया, क्या वाकई वो सौदागर का बेटा बहुत खूबसूरत है? क्या वो मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? हीरामन तोते ने कहा, राजकुमारी साहिबा, मैं क्या ही कहूं, वो बहुत खूबसूरत है। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं हो रहा है तो आप खुद देख सकती हो। आप कहो तो मैं उसे आपको दिखाने के लिए मना सकता हूं। राजकुमारी यास्मीन कहने लगी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारे सौदागर के बेटे को देख सकूं। फिर काफी देर सोचने के बाद राजकुमारी यास्मीन बोल पड़ी, मैं देखना चाहती हूं कि जिसकी तुम इतनी तारीफ करते हो, क्या वो वाकई इतना हसीन है? हीरामन तोता बोलने लगा, राजकुमारी दिल, तो मेरा भी चाहता है कि आप उन्हें देखें, तब आपको मेरी बात पर यकीन आएगा। मगर क्या करूं? वो औरतों से सख्त नफरत करते हैं। वो नहीं चाहते कि कोई औरत उन्हें देखे। तो राजकुमारी बोली, मैं इस मुल्क की राजकुमारी हूं। मैं चाहूं तो उन्हें गिरफ्तार कराकर अपने महल में ले जा सकती हूं। राजकुमारी को शायद गुस्सा आ गया था। हीरामन तोते ने कहा, यह तो ठीक है राजकुमारी, मगर इस तरह उनकी नफरत और ज्यादा हो जाएगी, और वैसे भी ये अखलाक के खिलाफ है। राजकुमारी बोली, हां, इसीलिए तो मैं खामोश हो जाती हूं। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम उसे किसी तरह राजी कर लो कि वो हमारे महल के सामने से गुजरे और हम उसे देख लें। तोते ने जवाब दिया, मैं कोशिश शुरू करता हूं राजकुमारी। उम्मीद है एक दिन वो जरूर मान जाएंगे। और फिर हीरामन तोते ने राजकुमारी को मुल्क जरिस्तान की बातें सुनाना शुरू कर दी। बातें करके तोता उड़ गया और राजकुमारी बाग में चलती हुई जब महल में पहुंची तो उसे खबर मिली कि वजीर की बेटी गुलनार उससे मिलने के लिए आई हुई है। वजीर की बेटी गुलनार का नाम सुनकर सब कुछ भूलकर राजकुमारी उस तरफ चल पड़ी। वजीर की बेटी गुलनार ने उठकर उसका स्वागत किया और राजकुमारी के आगे बैठकर उसके गले लग गई। वो गुलनार से मिलकर बेहद खुश होती थी, क्योंकि वो उसकी बचपन की सहेली थी। दोनों सहेलियां मिली तो आपस में बातें भी शुरू हो गई। बातों ही बातों में गुलनार ने राजकुमारी से कहा, हाँ, आपको एक खुशखबरी सुना दूं। गुलनार ने मुस्कुराते हुए कहा, शहजादा आलमगीर आजकल इसके मुल्क में आया हुआ है। राजकुमारी ने बेहद गुस्से भरे लहजे में कहा, गुलनार, तुम्हें मालूम है कि हमारे सामने मर्द का नाम लेना जुर्म है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? गुलनार बोली, माफी चाहती हूं राजकुमारी साहिबा। वजीर की बेटी ने बड़े रूठे हुए लहजे में कहा, मुझे मालूम नहीं था कि आप सिर्फ राजकुमारी हैं, मेरी सहेली नहीं। अच्छा, मुझे इजाजत दें। और उठ खड़ी हुई। इसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। ये देखकर राजकुमारी बोली, अरे तुम नाराज हो गई, हम तो वैसे ही बातें कर रहे थे। बैठो तो। वजीर की बेटी ने कहा, नहीं राजकुमारी, आपने अच्छा किया, मुझे मेरी औकात बतला दी। आप राजकुमारी और मैं सिर्फ वजीर की बेटी। आपकी और मेरी दोस्ती कैसे हो सकती है? वजीर की बेटी अभी तक नाराज थी। अरे तुम तो वाकई संजीदा हो गई हो। अच्छा, हमें माफ कर दो। हाँ, हमें बताओ वो शहजादा आलमगीर कौन है? अच्छा, मान भी जाओ
राजकुमारी ने हंसते हुए वजीर की बेटी गुलनार को गले लगा लिया और वजीर की बेटी गुलनार अपनी जीत पर मुस्कुरा दी। छोड़ो शहजादा आलमगीर को कोई और बात करें, आपका मूड फिर खराब हो जाएगा। गुलनार ने उसके आतिशी शौक को हवा दी। नहीं गुलनार, हमें बतलाओ कि तुम क्या कहना चाहती थी। कौन है शहजादा आलमगीर? राजकुमारी भी शायद जिद में आ गई थी। गुलनार बोली, आपको मैंने पहले भी बतलाया था कि मुल्क जरिस्तान का शहजादा आलमगीर खूबसूरत तरीन मर्द है। इससे शादी के लिए बड़ी हसीन से हसीन राजकुमारी के संदेश आ गए, मगर इसे कोई पसंद नहीं आई। वो बहुत घमंडी हो गया है। आजकल वो छिपे तौर पर सैर करने यहां आया हुआ है। मुझे तो यकीन है अगर वो एक नजर आप पर डाल दे तो उसकी तमाम घमंड निकल जाएगी। वजीर की बेटी ने ये बात राजकुमारी यास्मीन से कहा तो राजकुमारी यास्मीन बोली, लेकिन वजीर की बेटी, ये क्या जरूरी है कि जिसे लोग खूबसूरत कहें वो हमारी भी नजर में खूबसूरत हो सकता है कि वो हमें पसंद ना आए। राजकुमारी ने गुलनार की बातों का जवाब दिया। गुलनार बोली, मैं कब कह रही हूं कि आप उसे पसंद करें। मैं तो सिर्फ ये चाहती हूं कि इसका गरूर टूट जाए, ताकि वो ये दावा न कर सके कि सिर्फ मुल्क जरिस्तान का शहजादा ही हसीन है। उसे ये भी पता चल जाए कि मुल्क रूम की राजकुमारी इससे कहीं ज्यादा हसीन है। राजकुमारी ने संजीदगी से जवाब दिया, तो तुम्हारा मतलब यह है कि न सिर्फ हम उसे देखें बल्कि वह भी हमें देखे। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। गुलनार बोली, तो मैं कब कह रही हूं कि आप वाकई ऐसा करें? मैंने तो ये ख्याल पेश किया था। गुलनार अपनी राजकुमारी की कमजोरी को जानती थी। एक बार उसके दिल में शौक उभर आया तो फिर वो बगैर देखे न रह सकेगी, और आज वो महल में आने से पहले अपने महबूब वजीरजादे दानिश से मिलने गुलाब महल में गई थी। वहां शहजादे से भी मुलाकात हुई। वो शहजादे को देखकर बेहद प्रभावित हुई थी। शहजादे ने उसे बहन बना लिया था और वजीर की बेटी को बेहद खुशी हुई थी, क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था। इसीलिए एक भाई पाकर उसे बेहद खुशी हुई थी। शहजादा आलमगीर भी वजीर की बेटी को बहन बनाकर बहुत खुश था, क्योंकि वह भी मां बाप का इकलौता बेटा था। उसे बहन की बड़ी हसरत थी। अब वजीर की बेटी गुलनार अपने भाई के लिए राजकुमारी का रिश्ता लेना चाहती थी। इसमें इसकी अपनी शर्त भी शामिल थी, क्योंकि वह भी वजीरजादे दानिश से मोहब्बत करने लगी थी। गुलनार अपनी सहेली यास्मीन राजकुमारी से बातें करती रही। काफी देर बाद उसने वापस जाने की इजाजत मांगी और वापस आ गई। शहजादा आज बेचैन था। उसका दिल चाह रहा था कि आज वो राजकुमारी से जरूर मुलाकात करे। वैसे तो इसे भी ये मालूम था कि राजकुमारी से मुलाकात जुर्म है, मगर आज वो सोच रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो राजकुमारी से जरूर मिलेगा। हो सकता है राजकुमारी उसे देखकर, इससे मिलकर उसे कत्ल करने के बजाय उससे शादी पर राजी हो जाए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, शहजादा आलमगीर पर राजकुमारी यास्मीन से मिलने का भूत सवार होता गया। चुनांचे उसने किसी को बताए बगैर चुपके से घोड़ा खोला और फिर गुलाब महल से निकलकर तेजी से फूल महल की तरफ घोड़ा दौड़ा दिया। म्यान से तलवार निकाली और फिर उसे लहराता हुआ फूल महल के फाटक की तरफ घोड़ा बढ़ाने लगा। पहरेदारों ने जब ये हाल देखा तो उन्होंने भी तलवारें निकाल ली और फिर पहरेदार और शहजादे के दरमियान खौफनाक जंग छिड़ गई। शहजादा अकेला था, मगर वो लड़ाई के फन में माहिर था और बेहद बहादुर था। इसीलिए उसने कई पहरेदार को जख्मी कर दिया और फूल महल के फाटक तक पहुंच गया। करीब था कि शहजादा फाटक के अंदर जबरदस्ती दाखिल हो जाता, मगर पहरेदार ने उसे कमान फेंक कर काबू में कर लिया और फिर वहां पहरेदार के दस्तों के दस्ते पहुंच गए। इन सब ने शहजादे को बेबस करके बांध दिया। पहरेदार की सरदारनी फकीरा ने उसे तहखाने में बंद करने का हुक्म दिया और खुद राजकुमारी को खबर देने अंदर चली गई कि ये लड़ाई की खबर राजकुमारी तक भी पहुंच गई थी। फकीरा ने जाकर राजकुमारी को विस्तार बताई और जब राजकुमारी को मालूम हुआ कि अजनबी ने इसके कई पहरेदार को जख्मी कर दिया है,
तो गुस्से से इसका रंग पीला पड़ गया। राजकुमारी ने फैसला सुना दिया, उसे कल सुबह तक कत्ल कर दिया जाए और इस गुस्ताख का सर हमारी खिदमत में पेश किया जाए। शाम तक वजीर का बेटा दानिश शहजादे आलमगीर का इंतजार करता रहा, मगर शहजादा आलमगीर गायब था। वजीर का बेटा दानिश उसे तमाम शहर में ढूंढता रहा, मगर वो कहीं भी नजर न आया। अब तो वजीरजादे की परेशानी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। आखिर ये सोच सोचकर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि शहजादा दिल के हाथों मजबूर होकर जरूर राजकुमारी को देखने फूल महल गया होगा और वही गिरफ्तार कर लिया गया होगा। इसकी नजरों में गोया ये हरकत कतई बेवकूफी थी, मगर वो समझता था कि शहजादा दिल के हाथों मजबूर है। राजकुमारी यास्मीन का अब्बा बादशाह सलामत ने 2 दफा पहले शहजादे को माफ कर दिया था, क्योंकि शहजादा पहले भी ये हरकत कर चुका था और राजकुमारी के लिए फूल महल के दरवाजे पर पहुंच गया था और पकड़ा गया था। वजीर के बेटे ने परेशान लहजे में जवाब दिया, शहजादे का पूरा पता करके आओ, शहजादे की जिंदगी को सख्त खतरा है। अरे वाकई शहजादे ने ऐसा करके जुल्म किया है। हीरामन तोता ये बात सुनकर परेशान हो गया। हाँ तोते मियां, अब देर न करो, जल्दी पता करके आओ। वजीर के बेटे ने कहा, अगर शहजादा जिंदा है तो उसको छुड़ाने की कोई तरकीब की जाए। अभी जाता हूं, आप मेरा यहां इंतजार करें। हीरामन तोते ने कहा और फुर से गुलाब महल से निकलकर फूल महल की तरफ उड़ता चला गया। चंद ही लम्हों बाद हीरामन तोता फूल महल के ऊपर पहुंच गया। इस बार वो सीधा महल के दरवाजे पर गया, क्योंकि वहां पर मौजूद पहरेदार नियमों से ही उसे तमाम हालात मालूम हो सकते थे। फाटक के अंदर पहुंचकर वो एक सुराख ढूंढने में कामयाब हो गया। सुराख के अंदर दाखिल होकर वो छुपकर बैठ गया। काफी देर तक वो इसी इंतजार में रहा कि शायद पहरेदार ने आपस में इस सिलसिले में कोई बातचीत करें और उसे हालत का इल्म हो जाए। मगर जब पहरेदार ने कोई बात न की तो वो समझ गया कि पहरेदार नियमों को आपस में बात करने का हुक्म नहीं होगा, वरना ये तो नामुमकिन था कि जहां 2-4 औरतें जमा हो जाए वहां खामोशी रहे। शायद शोर से बचने के लिए राजकुमारी ने उनको आपस में बिना जरूरत बात न करने का हुक्म दिया होगा। चुनांचे उसने पहरेदार से हालात मालूम करने के लिए एक और तरकीब सोची। वो जानता था ये औरतें जिन्हें भूतों से बहुत खौफ खाती है, चुनांचे अगर वो सुराख में से बोले तो यकीनन औरतें घबरा जाएंगी और उसे जिन्न समझते हुए सब कुछ सही बतला देंगी। तोता भरी आवाज निकालकर बोलने लगा, तुमने आज एक बेगुनाह को कैद किया है, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। मैं जिन्नों का बादशाह हूं, मैं खा जाऊंगा। पहरे पर मौजूद औरतें उसकी आवाज सुनकर बौखला गई। इनके चेहरे पीले पड़ गए और जिस्म खौफ से कांपने लगा। इनमें से एक ने हिम्मत करके जवाब दिया, हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने उसे कैद नहीं किया। उसे तो पहरेदार ने राजकुमारी के हुक्म से कैद किया है और सुबह उसके कत्ल का हुक्म दिया है। तोते ने पहले से भी ज्यादा खौफनाक लहजे में कहा, हम तुम्हें खा जाएंगे, तुम उसे फौरन रिहा कर दो, वो हमारा दोस्त है। एक औरत ने जवाब दिया, जी जनाब, वो यही फाटक के नीचे वाले तहखाने में कैद है और उसकी चाबियां महल के पास है, हम उसे कैद से रिहा कर सकते हैं। तोता अब खामोश हो गया, क्योंकि जो कुछ उसने मालूम करना था उसे मालूम हो गया था। काफी देर तक तोता खामोश बैठा, नीचे पहरेदार का शोर सुनता रहा, जो एक दूसरे को जिन के बारे में बतला रही थी। अब फाटक में खासा अंधेरा हो चुका था, इसलिए वो खामोशी से सुरंग से बाहर निकला और फिर फाटक से बाहर निकलकर तेजी से चला गया। वो जल्द से जल्द वजीर के पास पहुंचना चाहता था। जल्द ही वो गुलाब महल पहुंच गया। वजीर का बेटा अभी तक बाग में टहल रहा था। इसके चेहरे से बेहद परेशानी टपक रही थी। जैसे ही उसने तोते की फड़फड़ाहट की आवाज सुनी, वो चौंक कर उसे उम्मीद भरी नजरों से देखने लगा। तोता करीबी दरख्त पर बैठ गया। शहजादा अब भी जिंदा है, वजीर के बेटे और फाटक के नीचे वाले तहखाने में कैद है। उसे सुबह कत्ल कर दिया जाएगा।
कैदखाने की चाबियां फकीरा के पास है। तोते ने तमाम विस्तार सुना दी। वजीर का बेटा शहजादे की जिंदा होने को सुनकर बेहद खुश हुआ, मगर अब वो ये सोच रहा था कि शहजादे को किस तरह रिहा कराया जाए। सबसे पहले फकीरा से चाबियां हासिल करने का मसला था। इसके ख्याल में महल वही होगी जिसने पहले पहले शहजादे और इसको फूल महल के करीब से वापस भेजा था। तोते ने वजीर के बेटे को जब सोच में गुम देखा तो बोल पड़ा, क्या सोच रहे हो वजीर के बेटे? मैं सोच रहा हूं कि अब शहजादे की रिहाई की क्या तरकीब होनी चाहिए। वजीर के बेटे ने जवाब दिया, तरकीब तुम घोड़े पर बैठो और फूल महल की तरफ चल दो। फकीरा जाहिर है तुम्हारा रास्ता रोकेगी। तुम उसे ये जहरीला पानी को उसके ऊपर फेंक कर उसे बेहोश करके चाबियां इससे छीन लेना। इसके बाद तुम बेशक वापस आ जाना। मैं चाबी अपने पंजों में दबाकर तहखाने का ताला खोल दूंगा और इस तरह शहजादा आजाद हो जाएगा। हीरामन तोते ने सलाह पेश की तो वजीर का बेटा दानिश बोला, नहीं तोते मियां, यहां इस तरह बात नहीं बनेगी। महल में इस तरह घुसते ही तमाम काम खराब हो जाएंगे। मेरे मन में एक तरकीब है। तुम ऐसा करो कि फकीरा को किसी तरह एक तरफ अंधेरे में ले आओ। इसका कद मेरे जैसा है। मैं उसे बेहोश करके उससे चाबियां भी ले लूंगा और फिर इसका लिबास बदलकर फौरन फाटक पर चला जाऊंगा और इस तरह राजकुमारी का नाम लेकर मैं शहजादे को छुड़ा लूंगा। वजीर के बेटे ने हीरामन तोते से कहा और हीरा तोता वजीर के बेटे की अक्लमंदी का कायल हो गया। चुनांचे जब वजीर का बेटा घोड़े पर सवार होकर फूल महल की तरफ चला तो हीरामन तोता इसके ऊपर उड़ रहा था। फूल महल के करीब पहुंचकर वजीर का बेटा एक अंधेरे कोने में खड़ा हो गया और तोते से कहा, अब तुम जाओ और किस तरकीब से महल सरदारनी को यहां तक ले आओ। ख्याल रखना उसे शक न पड़ जाए। अब ये तुम्हारी होशियारी और अक्लमंदी का इम्तिहान है। तोते ने कहा, फिक्र न करे। हीरामन तोता अपना फर्ज पहचानता है। शहजादे के लिए तो मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूं। ये तो मामूली बात है, हीरामन तोते ने जवाब दिया और फुर से उड़ने लगा। वो फूल महल के चारों ओर चक्कर काट रहा था। उसके उड़ने की रफ्तार बहुत धीमी थी, इसलिए उसके पैरों की आवाज भी नहीं हो रही थी। वो महल सरदारनी को तलाश करना चाहता था। आखिर उसे एक जगह एक औरत दूसरी औरत को महल सरदारनी के नाम से पुकारती सुनाई दी और उसने इस औरत को अच्छी तरह पहचान लिया जिसे महल के नाम से पुकारा गया था। तोते ने देखा कि इधर उधर पहरेदार ने काफी फासले पर थी और फिर ये जगह वजीर वाली जगह से भी नजदीक थी। चुनांचे इसने अपनी तरकीब पर अमल शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे एक हल्की सी फड़फड़ाहट से वो महल सरदारनी के आगे जा गिरा। इसके गिरने से महल सरदारनी का घोड़ा जरा सा बिदका, लेकिन महल सरदारनी ने घोड़े को काबू में कर लिया और फिर घोड़े से नीचे उतरकर तोते को उठाना चाहा, मगर तोते ने इसी वक्त हल्की सी छलांग लगाई और फिर एक टांग पर लंगड़ा हुआ तेजी से आगे बढ़ने लगा। महल सरदारनी को यह सुनहरी परों वाला तोता बेहद पसंद आया था और उसे मालूम हो गया था कि किसी वजह से वो उड़ नहीं सकता और एक टांग से जख्मी भी है, इसीलिए जल्द काबू में आ जाएगा। चुनांचे महल सरदारनी ने घोड़े की लगाम पकड़ी और उसे खींचते हुए तोते की तरफ भागने लगी। हीरामन तोता काफी दूर जाकर गिर पड़ा और बहस हरकत पड़ा रहा। जब महल सरदारनी इसके करीब पहुंची तो तोता एक बार फिर उठकर आगे बढ़ गया। महल सरदारनी सब कुछ भूलभाल कर उसके पीछे घोड़ा खींचती हुई आगे बढ़ गई। अब तोता वजीर के बेटे के करीब पहुंच चुका था। वजीर का बेटा घोड़े से उतरकर एक तरफ छुपा खड़ा था। जैसे ही महल सरदारनी इसके करीब पहुंची तो वजीर के बेटे ने एक झपट्टा मारा और दूसरे लम्हे वो महल सरदारनी को काबू में कर चुका था। इसने महल सरदारनी के मुंह पर बड़ी मजबूती से हाथ जमा दिया था ताकि उसकी आवाज न निकले। वजीर का बेटा उसे बेहोश करने में कामयाब हो चुका था। इसने तेजी से इसकी पेटी के साथ बंधी हुई चाबियां और फिर इसकी वर्दी उतारने लगा। महल सरदारनी की एक खास वर्दी थी
जो इसने सादे कपड़ों के ऊपर पहनी हुई थी। यानी नीचे उसके कपड़े थे और ऊपर वर्दी थी। उसने वर्दी पहनी और महल सरदारनी के घोड़े पर बैठ गया, जिसे तोता काबू किए हुए था, और आगे फाटक की तरफ बढ़ गया। इसका अपना घोड़ा वही बंधा खड़ा था। तेजी से वो घोड़ा दौड़ा हुआ फाटक पर पहुंच गया। अपनी सरदारनी को अचानक वहां पाकर वहां खड़ी खातून पहरेदार ने चौकस हो गई, और एक पहरेदार ने जिन्न वाला वाकया सुना दिया। और वजीर का बेटा समझ गया कि ये हीरामन तोते का कारनामा है। वजीर का बेटा, जो महल सरदारनी बना हुआ था, उसने लड़की की आवाज में कहा, कोई बात नहीं, अब हमें जिन्न कुछ नहीं कहेगा। जिन्न ने शायद राजकुमारी को कहा है, और राजकुमारी ने मुझे इस अजनबी को रिहा करने का हुक्म दिया है। ये चाबियां पकड़ो और अजनबी को कैदखाने से निकाल कर लाओ। पहरेदार ने सरदारनी के हुक्म की तामील करते हुए उससे चाबियां ली, और फिर कुछ देर बाद वो शहजादे को साथ लिए वापस आ गई। वजीर के बेटे ने चाबी लेते हुए कहा, ए अजनबी, मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाओ। और शहजादा वजीर के बेटे के साथ घोड़े पर बैठ गया, और वजीर का बेटा उसी जगह पहुंचा जहां उसका अपना घोड़ा मौजूद था, और असली वाली महल सरदारनी अभी भी बेहोश पड़ी थी। वजीर का बेटा असल आवाज में बोला, ओह शहजादे साहिब, और शहजादा हैरत से उछल पड़ा। तो ये तुम हो दानिश? शहजादे ने हैरत से पूछा। हाँ शहजादे साहब, वजीर के बेटे ने कहा, और फिर दोनों घोड़े से उतर आए। रिहाई मुबारक हो जनाब। इतने में हीरामन तोते की आवाज सुनाई दी, जो वहां बैठा पहरा दे रहा था कि कहीं इसे कोई देख न ले। अरे तोते मियां, तुम भी यही मौजूद हो? शहजादे को और ज्यादा हैरत हुई। जी हां जनाब, ये हीरामन तोते का कारनामा है कि आपको रिहाई मिल गई। वजीर के बेटे ने शहजादे को संक्षिप्त शब्दों में तमाम बातें बतलाते हुए कहा, और शहजादा तोते का शुक्रिया अदा करने लगा। इतने में वजीर के बेटे ने वर्दी उतारकर बेहोश सरदारनी को पहना दी, और फिर उसका घोड़ा वही बांधकर शहजादे को अपने पीछे बिठा लिया और गुलाब महल की तरफ चल दिया। सुबह को राजकुमारी यास्मीन रोज की तरह चहलकदमी को बाग की तरफ जाने लगी, तो उसे महल सरदारनी की आने की खबर मिली, और राजकुमारी को याद आ गया कि कल इसने अजनबी को कत्ल करने का हुक्म दिया था। शायद महल सरदारनी इसको कत्ल करने के बाद इसका सर लेकर आई होगी। राजकुमारी सोचने लगी कि न जाने वो अजनबी कौन था और किस लिए इसने इतनी जुर्रत की। कल गुस्से में वो फैसला तो कर गई थी, मगर आज उसे अफसोस हो रहा था, जब से हीरामन तोते ने उसे शहजादे के बारे में बताया था। लिहाजा जब महल सरदारनी हाजिर हुई तो राजकुमारी ये देख हैरान रह गई कि वो न सिर्फ खाली हाथ थी, बल्कि इसका चेहरा पीला हो रहा था और जिस्म कांप रहा था। इसके साथ ही 2 पहरेदार औरतें भी थी। क्या बात है महल सरदारनी, तुम किस बात से खौफजदा हो? और उस अजनबी का क्या हुआ जिसके कत्ल का हुक्म मैंने दिया था? राजकुमारी यास्मीन ने ताज्जुब से सवाल किया। महल सरदारनी यानी फकीरा बोली, अगर आप जान की मापी दे तो अर्ज करूं। राजकुमारी ने कहा। बोलो क्या है? महल सरदारनी बोली, वो आदमी कैदखाने से गायब है। ये तुम क्या कह रही हो कि वो गायब है? राजकुमारी को एकदम गुस्सा आ गया। राजकुमारी साहिबा, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। और फिर महल सरदारनी ने वो जिन्न वाला वाकया और फिर अपने बेहोश होने के तमाम वाकया विस्तार से सुना दिए। इसका मतलब है कोई गहरी साजिश हुई है, वरना ये जिन्न वाला वाकया फिजूल है। राजकुमारी ने महल सरदारनी को जाने का हुक्म दिया और राजकुमारी दोबारा बाग की तरफ बढ़ी, मगर वो सोच रही थी कि ये सब किस्सा क्या है और वो अजनबी कौन था जो इस तरह इसके कैदखाने से फरार हो गया। वो इसी सोच में गुम थी कि अचानक हीरामन तोते की आवाज सुनाई दी, राजकुमारी साहिबा की खिदमत में आदाब हो। और राजकुमारी ने चौंक कर उसे देखा। वो रोशनदान में बैठा था। राजकुमारी मुंह बनाकर कहने लगी, हम तुमसे नहीं बोलते। एक तो आज सुबह नहीं आए, दूसरा तुमने हमारे साथ 2 झूठ बोले कि शहजादा आलमगीर को सौदागर बताया, और साथ ही ये भी झूठ बोला कि वो औरतों से नफरत करता है।
राजकुमारी ने बकायदा रूठते हुए कहा और हीराम तोता हंस दिया। राजकुमारी साहिबा, वाकई मैं अपनी इस गुस्ताखी की माफी चाहता हूं। मैंने आपको बतलाया था कि शहजादा औरतों से नफरत करता है। इस तरह मैंने आपके दिल में इश्क और ईर्ष्या का जज्बा पैदा किया और मैं अपनी तरकीब में कामयाब रहा। मैं माफी चाहता हूं राजकुमारी। तो राजकुमारी बोली, नहीं हीरामन तोते, मैं तुम्हारी बेहद आभारी हूं। तुमने मेरा नजरिया ही बदल दिया। राजकुमारी साहिबा एक खुशखबरी सुनाने हाजिर हुआ था, इसलिए सुबह हाजिर न हो सका। वो ये है कि मैंने शहजादे साहब को कह दिया है कि आप उन्हें पसंद करती है और शादी के लिए तैयार है। शहजादे साहब मेरे यकीन दिलाने पर उसी वक्त आपके पिता से मिलने चले गए और आपके पिता को जब मालूम हुआ कि आप शादी पर राजी हैं, तो उन्होंने उसी वक्त मंजूरी दे दी और आज रात को आपकी शहजादा आलमगीर और वजीर की बेटी गुलनार की वजीर के बेटे दानिश से शादी होगी। सारे मुल्क में ऐलान कर दिया गया है। राजकुमारी ने हैरान होकर कहा, क्या मतलब? हमसे पूछे बगैर तुमने कैसे कह दिया कि हम शहजादे से शादी करने पर राजी हैं? और पिताजी ने कैसे यकीन कर लिया? तोता बोला, राजकुमारी साहिबा, वैसे तो मैं एक तोता हूं और इंसानों जैसी अक्ल नहीं रखता, मगर जिस वक्त आपने हमारे शहजादे को देखा, मैं उसी वक्त आपके चेहरे को देखकर समझ गया था कि हमारा शहजादा आपको पसंद आ गया है। बाकी गुस्ताखी मैंने खुद ही कर डाली। राजकुमारी अपनी हंसी रोकने के बावजूद अनजाने में हंस पड़ी। राजकुमारी ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। तोते ने जवाब दिया, आपकी दी हुई हर सजा मंजूर है। तुम्हारी सजा यह है कि हम शादी के बाद शहजादे से तुम्हें मांग लेंगे और फिर सजा के तौर पर तुम्हें अपने हाथों से लाल लाल मिर्ची खिलाया करेंगे। राजकुमारी ने शर्माते हुए कहा और हीरामन तोता हंस पड़ा। मुझे मंजूर है राजकुमारी साहिबा। कल आप मेरे लिए खाना तैयार रखें। अब मुझे इजाजत दें, मैं अब बारात के साथ आऊंगा। तोते ने हंस हुए कहा और फुर से उड़ गया और राजकुमारी मुस्कुराती हुई बिस्तर पर लेट गई। वो बेहद खुश थी और उसी रात को राजकुमारी यास्मीन और शहजादे आलमगीर की शादी हो गई और वजीर की बेटी गुलनार और वजीर के बेटे दानिश की भी खूब धूमधाम से शादी हो गई। शहजादा राजकुमारी को लेकर अपने महल आ गया और वहां पर धूमधाम से उनका स्वागत हुआ। अब राजकुमारी यास्मीन और शहजादा आलमगीर बहुत खुश थे और राजकुमारी का नजरिया भी बदल गया था। पुरुषों के लिए उसकी जो सोच थी वो भी बदल गई थी। शहजादा आलमगीर वाकई में उसके लिए एक नेक दिल, अच्छा और सच्चा हमदर्द हमसफर साबित हुआ और वो सब हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। फिर इसी तरह वक्त गुजरता गया। 1 साल के बाद राजकुमारी यास्मीन के गोद में एक नन्हा सा बेटा पैदा हुआ, जिसे देखकर राजकुमारी यास्मीन और शहजादा आलमगीर भगवान का शुक्र अदा करने लगे और मुल्क के लोगों पर पहले से ज्यादा रहम और हमदर्दी से पेश आने लगे। और हीरामन तोते ने, क्योंकि इनकी शादियां होने में मदद की थी, इसलिए वो सब इससे बेहद प्यार करते थे। हीरामन तोता ने राजकुमारी यास्मीन से पहले ही कहा था कि आपके बेटे का नाम मैं खुद रखूंगा। फिर जब वो दिन आ ही गया तो हीरामन तोते ने उस बच्चे का नाम शहजादा गुलफाम रखा और इसी तरह सब खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे।